हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम। और ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे। फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे लिया है हमने आसाम ट्रिब्यून से। ये क्या बात बात करता है? वॉक द टॉक, मतलब सिर्फ टॉक नहीं करो, काम करो। कंक्रीट स्टेप्स नीडेड टू इराडिकेट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को इराडिकेट करने के लिए जो स्टेप्स चाहिए वो क्या चाहिए? कंक्रीट चाहिए। ये टॉपिक इसी चीज की बात करता है। कंटेक्स्ट क्या है? द आर्टिकल वॉक द टॉक हाईलाइटेड द persistent issue of child labor and child trafficking in India, particularly emphasizing the need for concrete action beyond symbolic observance such as the World Day Against Child Labor. World Day Against Child Labor क्या है? सिंबॉलिक ऑब्जर्वेंस है। मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट में हम एक डे मना रहे हैं। दैट इज ऑब्वियसली सिंबॉलिक। लेकिन क्या सिर्फ एक डे मना लेने से, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पोस्ट कर लेने से, ट्विटर पे पोस्ट कर लेने से क्या चाइल्ड लेबर खत्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, परसिस्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसीलिए बोला जाता है वॉक द टॉक। ये अच्छे एक फ्रेज के रूप में आप यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर शुड बी एन ओकेजन टू रिन्यू आवर कमिटमेंट टू इरेडिकेटिंग चाइल्ड लेबर। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी? स्ट्रेंथनिंग एंटी चाइल्ड लेबर लॉज। एंटी चाइल्ड लेबर लॉज है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 24 इसकी बात करता है। और भी लॉज हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जनरेटिंग अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा और एडवोकेसी, लोगों को एडवोकेट करना पड़ेगा। चाइल्ड लेबर जहां भी हो रहा है लोग खुद ही विजिलेंट हो जाएं और उसका अपोज करना स्टार्ट कर दें। मल्टी स्टेक होल्डर का कोलेबोरेशन चाहिए। स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी है। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर पीपल है, जनता खुद है। स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर स्कूल्स हैं। तो ये सबको सामने आना पड़ेगा और एक कोलेबरेटिव एफर्ट लेने की जरूरत है चाइल्ड लेबर को दूर करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम का जो शॉर्टकमिंग है, राइट टू एजुकेशन एक्ट तो हमने दे दिया। इनफैक्ट आर्टिकल 21A का भी पार्ट हमने बना दिया, बट हाई स्कूल में ड्रॉप आउट्स काफी सिग्निफिकेंट है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल अटेंड नहीं किया। अचीविंग यूनिवर्सल एजुकेशन रिमेन्स अ क्रिटिकल गोल। यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब है इंडिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका पूरी तरह से एजुकेशन हो पाए, ये क्रिटिकल गोल है। या फिर अगर वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड के लेवल में भी हर बच्चा पढ़ पाए, ये क्रिटिकल गोल है वर्ल्ड के लिए। मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरी चाइल्ड इज क्रिटिकल। हर चाइल्ड के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए। अब देखो बहुत सारा टर्म आ जाता है, एक्सेसिबल टर्म आ जाता है, एक टर्म आ जाता है वो क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल टर्म आ जाता है, एक टर्म जो आ जाता है वो अवेलेबल टर्म आ जाता है। मान लो स्कूल ही नहीं है किसी एरिया में, स्कूल नहीं है तो एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। स्कूल है बट काफी कॉस्टली है, तो वो क्या है? अफोर्डेबल नहीं है। स्कूल है अफोर्डेबल भी है, बट कुछ बच्चे सोशल कंडीशन, गरीबी के वजह से, किसी और की चीजों की वजह से स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, उनको काम करना पड़ रहा है, लेबर करना पड़ रहा है। यहाँ पे बात आ जाती है एक्सेसिबिलिटी की। ये सारे कीवर्ड आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। चिल्ड्रन एज अ वल्नरेबल सेक्शन। जब आप GS2 पढ़ते हो, GS2 में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीम्स रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन, और चाइल्ड कहाँ आता है? वल्नरेबल सेक्शंस में आता है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन परपेचुएट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को कौन बढ़ावा देता है? लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा बचपन बचाओ आंदोलन का। बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन चलाने वाले कौन है? मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल प्राइज विनर है इंडिया की तरफ से, है ना। इनका आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। वो बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन आर द two sides of the same coin. One cannot be achieved without eradicating other. एजुकेशन तब तक अचीव नहीं किया जा सकेगा जब तक चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट
नहीं किया जा सके, तो ये सब कोड्स आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। पॉवर्टी एलिवेशन इज क्रूशियल, बट इट इज अ फैलेसी टू नॉर्मलाइज चाइल्ड लेबर अमंग द पुअर। पुअर लोगों में, गरीब लोगों में चाइल्ड लेबर एकदम नॉर्मल हो जाता है ना। हर फैमिली, हर गरीब फैमिली अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए भेज रहा होता है, एकदम नॉर्मल सा लगता है। इराडिकेटिंग एजुकेटिंग पुअर पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। पुअर लोगों को वैल्यू ऑफ एजुकेशन सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा अमॉन्ग वल्नरेबल सेगमेंट। वल्नरेबल सेगमेंट किसकी बात करेगा? हम ट्राइबल लोगों की बात करें, शेड्यूल कास्ट लोगों की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट लोगों की बात करें, वैसे एरियाज की बात करें जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और पॉवर्टी भी काफी ज्यादा है, वहां पे हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा लोगों को, सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कैंपेन चलाया ना, कैंपेन किसके लिए चलाया? हमने स्वच्छता के लिए चलाया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमने कैंपेन चलाया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी तरह से चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में हमें क्या चलाना पड़ेगा? कैंपेन चलाना पड़ेगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग कंसर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्रॉम असम एंड द नॉर्थ ईस्ट टू सिटीज लाइक मुंबई इज अ सीरियस कंसर्न। कई बार फ्लड की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्प्लेस हो जाते हैं और डिस्प्लेस पॉपुलेशन इधर उधर चली जाती है। वो काफी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, वो कैंप्स में जाती है, कैंप्स में इडेक्वेट रिलीफ नहीं मिल पाता है, जिससे वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 में बोलता है एन एवरेज ऑफ 8 children were trafficked daily in India for purposes such as labor, begging and sexual exploitation। कि एक एवरेज 8 चिल्ड्रन को ट्रैफिक किया गया डेली, कहाँ पे? इंडिया में। किस किस चीज के लिए किया गया? लेबर के लिए, बेगिंग के लिए और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। एनुअल केसेस कितने हैं? एनुअल केसेस हैं 2834 केसेस इन 2018, 2914 केसेस इन 2019 एंड 2222 केसेस इन 2020। इतने एनुअल केसेस हैं जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को दर्शाते हैं, बाकी चीजों को दर्शाते हैं। These figures only include confirmed trafficking case and do not count for missing children। ये अब डेटा सीधे सीधे आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। आपका एग्जाम्स में डेटा आपके आंसर्स को क्या बनाता है? इनरिच करता है। मिसिंग चिल्ड्रन, वन चाइल्ड गोज मिसिंग एवरी 8 मिनट। हर 8 मिनट में एक चाइल्ड मिस हो जाता है। इन इंडिया विथ मिलियंस एंडिंग अप इन डोमेस्टिक स्लेवरी, सेक्स वर्क एंड फोर्स्ड लेबर। गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? द रिकरिंग नेचर ऑफ फ्लड एंड गवर्नमेंट इनएक्शन एग्जैजरबेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। फ्लड हर साल आ रहा है और रिकरिंग आ रहा है, बार बार आ रहा है। एंटी चाइल्ड लेबर लेजिस्लेशन, चाइल्ड लेबर लेजिस्लेशन जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? पुअर है। रूट कॉज का एड्रेस नहीं किया जा रहा है। रूट कॉज कि किस वजह से चाइल्ड लेबर होता है ना, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रूट कॉज क्या हो जाता है? पॉवर्टी हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? जो भी पुअर फैमिलीज हैं, उनके जो गार्जियंस है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको अवेयर करना है, एजुकेट करना है अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मस्ट री इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद देयर फैमिली। रिहेबिलिटेट करके जो बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं या कहीं भी ट्रैफिकिंग या बेगारी कुछ करते हुए पाए गए, उनको अपनी फैमिली के साथ री इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर पेरेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन। पेरेंट्स के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव देना और बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देना रिहेबिलिटेशन का पार्ट बनेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन जो है इंटरनेशनल बॉडीज ने बनाए हैं। तो पहला इंडिया में जाता है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो किसकी बात करता है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है वो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करता है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट criminalizes trafficking for commercial sexual exploitation and provides for रेस्क्यू करना, रिहेबिलिटेट करना और रीपैट्रिएट करना किसको? विक्टिम्स को, जो कि चाइल्ड लेबर और बाकी विक्टिम्स है, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल किसको बोलते हैं? टीनेजर्स जो है जिनका एज अभी 18 नहीं हुआ, उनसे नीचे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जुवेनाइल बोल सकते हैं। फोकसेस ऑन द केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ट्रैफिकिंग। तो ये रूल्स रेगुलेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, established to foster global effort against human trafficking in line with UN agreement। UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये कब लिया गया? 1989 में लिया गया। पार्लमेरो
protocol signed by India in 2000. This protocol provides a clear definition of trafficking to aid in the combat. तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान रख सकते हैं और आंसर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक हमने लिया है वो द हिंदू से लिया है और ये किस सिलेबस की बात करता है, ये बात करता है कोएलिशन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और साथ में कोएलिशन गवर्नमेंट को ये जोड़ के देखता है। देखो बहुत साल बाद, ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद जो सेंटर पे है वो कोएलिशन गवर्नमेंट आई है। जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया के 2014 से लेके 2024 तक सीधे सीधे बीजेपी ने रूल किया है, सिंगल पार्टी ने रूल किया है। भले ही और पार्टीज थी उनके साथ में, बट बीजेपी की मेजोरिटी हुआ करती थी अकेले रूप से। बट अभी जो है बीजेपी की अकेले मेजोरिटी नहीं आई है, और मेजोरिटी किसकी आई है, बीजेपी के साथ अलग पार्टीज जो है मिलके जो एनडीए बनाती हैं उनकी मेजोरिटी आई है। एनडीए में कौन कौन से पार्टीज हैं, जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी है जिसमें नारा चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है आंध्र प्रदेश की, शिवसेना है, शिवसेना जो कि बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। ऐसे बहुत सारी पार्टीज का ये कोएलिशन जो है वो आया है मेजोरिटी में। तो ये टॉपिक इसकी बात करता है कि अगर अब गवर्नमेंट जो है कोएलिशन गवर्नमेंट है मतलब स्टेक होल्डर ज्यादा है, सिर्फ एक पार्टी अकेले डोमिनेट नहीं कर पाएगी। तो क्या ऐसे में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो पाएगा क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म एक डायनामिक प्रोसेस है, हमेशा होते रहना चाहिए। आप भी अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को करने के लिए पर्सनल लेवल पे भी अपने ऊपर रिफॉर्म करते रहते हो। ऑन द सेम लेवल इकोनॉमिक रिफॉर्म किसको करते रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करते रहना चाहिए, है ना। तो क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉसिबल हो पाएंगे, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल बताता है। तो इसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं। GS2 में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, GS3 में यूज कर सकते हैं और ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे एजम्पशंस की जो कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में लिया जाता है। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आर नेचुरल ऑर्डर एंड मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आर एब नॉर्मल विथ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब हम सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को नेचुरल मानते हैं, है ना, और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट को हम नेचुरल नहीं मानते, एब नॉर्मल मानते हैं, उसको निगेटिव तरीके से देखते हैं। ओहो हो कोएलिशन गवर्नमेंट आ गया, ऐसा कुछ करके हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये पहला ही हमारा एजम्पशन है। कॉम्परेटिव स्टडीज जो होती हैं पॉलिटिकल साइंस में, कॉम्परेटिव पॉलिटिकल साइंस ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ कोई इनहेरेंट इंफीरियरिटी नहीं है। मतलब इनहेरेंटली हम कोएलिशन गवर्नमेंट को इंफीरियर नहीं बोल सकते। सेकंड अजम्पशन क्या है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट एक्ट एज अ यूनिटरी एक्टर। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो एक सुर में काम करती है, वो जैसे चाहे वैसे काम करती है। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के जितने मेंबर होते हैं वो एक ही तरफ से सब लोग एक सुर में एक्शन और एक सुर में जो भी चाहे वो डिसीजन ले लेते हैं। बट ये भी जो फैक्टर है, ये एजम्पशन है, वो ओवर सिंप्लीफाई करता है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है, एक बड़ी पार्टी के अंदर जो रूल कर रही होती है उसके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स कई बार बन जाते हैं और उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, उनमें भी कॉम्प्रोमाइज होता रहता है। डिफरेंस बिटवीन कोएलिशन एंड सिंगल पार्टी गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉम्प्रोमाइजेस एंड बार्गेन्स अकर इन बोथ। कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के अंदर भी, विद इन द होते हैं, और जब दो या ज्यादा पार्टीज होती हैं तो भी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन वो थोड़ा विजिबल होते हैं, पब्लिकली होते हैं। तो पब्लिकली होंगे तो वो ज्यादा क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। इंडियाज कोएलिशन गवर्नमेंट हैव इफेक्टिवली प्रोवाइडेड चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडिया की कोएलिशन गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है, चेक्स एंड बैलेंस, आर्ग्यूबली इंप्रूविंग गवर्नेंस ओवर सिंगल पार्टी रूल, जो कि गवर्नेंस इंप्रूव कर रहा है किस पे, सिंगल पार्टी रूल पे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफन रिक्वायर डिसिसिवनेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या चाहिए, डिसिसिवनेस चाहिए। अज्यूम टू बी ट्रेट ऑफ सिंगल पार्टी, डिसिसिवनेस किसका ट्रेट है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट का ट्रेट होता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव शो रिफॉर्म्स बिगेन अंडर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सा, जनता पार्टी इनिशिएटेड टेंटेटिव लिबरलाइजेशन, कांग्रेस एंड नेशनल फ्रंट फॉर द रिफॉर्म, नरसिम्हा राव माइनॉरिटी गवर्नमेंट फुल्ली इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। तो ये सब लोगों ने कुछ ना कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। नरसिम्हा राव के टाइम पे जैसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म की बात करते हैं, वो कब आया, नरसिम्हा राव के टाइम पे आया। वो उनका भी गवर्नमेंट जो था वो फुल्ली तरह से सिंगल पार्टी मेजोरिटी का गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था। जनता पार्टी गवर्नमेंट जब आई थी 1977-78 के आसपास, तो उन्होंने भी थोड़ा टेंटेटिव लिबरलाइजेशन किया था, और वहां भी कोएलिशन टाइप का ही गवर्नमेंट चल रहा था। तो ये सब जगह सारे गवर्नमेंट्स ने क्या दिखाया है, रिफॉर्म्स दिखाया है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया है। सोशल पॉलिसी रिफॉर्म, सोशल पॉलिसी रिफॉर्म में क्या हुआ है,
कोएलिशन गवर्नमेंट डिस्पाइट देयर सोशल डेमोक्रेटिक रिटरिक एक्सपीरियंस सेटबैक इन सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी में रिफॉर्म नहीं कर पाई बहुत ज्यादा। अगर हम यूपीए गवर्नमेंट की बात करें, यूपीए जिसमें मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 2004 से 14 तक, तो उन लोगों ने मनरेगा राइट बेस्ड वेलफेयर का रिफॉर्म लेके आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, कोएलिशन नेचर के होते हुए भी। क्या ये काम नहीं हुए? क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए? ये सारे रिफॉर्म होते हैं अगर कोएलिशन होता है, तब भी होता है। नेगोशिएशन एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, कोएलिशन नेगोशिएशन इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल वीटो पॉइंट्स। कोएलिशन होगा तो बहुत सारा वीटो पॉइंट होगा, एक पार्टी एग्री करेगी, दूसरी पार्टी मना कर जाएगी, मना कर जाएगी, उसको क्या बोल सकते हो आप? वीटो बोल सकते हो। पोटेंशियली स्लोइंग रिफॉर्म, जिससे रिफॉर्म क्या होता है? स्लो हो जाता है, बट इंश्योरिंग लेस रेडिकल चेंजेस एंड ग्रेटर पॉलिसी स्टेबिलिटी। बट इससे इंश्योर होता है कि रेडिकल चेंजेस जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, और पॉलिसी में स्टेबिलिटी क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसा होगा? सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट होगा। चेक्स क्या होगा? फ्यूअर होगा, कम होगा। रिस्क अनप्रोपिटियस पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन में रिस्क क्या होगा? सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एविडेंस्ड बाय रिसेंट गवर्नेंस इन इंडिया, तो रिसेंट गवर्नेंस में जो भी एविडेंस है वो इस चीज को सिखाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं फार्म लॉ का एग्जांपल ले सकता हूँ। फार्म लॉ जो पास हुआ 2020 के अराउंड, पार्लियामेंट ने पास किया, तो इसमें बहुत सारा अपोजिशन इसके अगेंस्ट दिख रहा था, बट चूंकि एक पार्टी की मेजोरिटी थी तो उसने इसको अच्छे से पास करा लिया। बट फार्मर्स इसके अगेंस्ट थे, और फार्मर्स इतना अगेंस्ट थे, फार्मर्स ने इतना प्रोटेस्ट किया कि फार्म लॉ को वापस लेना पड़ा। कोएलिशन गवर्नमेंट में इन सब चीजों के चांसेस क्या होते हैं? कम होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा क्या है? कंटिन्यूटी एंड इंक्रीमेंटल पॉलिसी चेंज। Since 1991, there has been substantial continuity in economic policies. Economic policies में क्या रहा है? Substantial continuity across different government with no major reversal. कोई major reversal नहीं रहा. Policy change have been gradual and incremental, reflecting a stable economic trajectory. Policy change क्या रहा है? Gradual, धीरे धीरे, और incremental रहा है, एक स्टेबल इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को रिफ्लेक्ट करते हुए। पब्लिक बार्गेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, पब्लिक बार्गेनिंग विद इन कोएलिशन गवर्नमेंट इंश्योर्स डाइवर्स व्यू पॉइंट आर हर्ड एंड एकोमोडेटेड। कोएलिशन गवर्नमेंट में पब्लिक व्यू पॉइंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि डाइवर्स व्यू पॉइंट आने लग जाता है और उसको एकोमोडेट भी कर लिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक द कमिटी अंडर द वीपी सिंह गवर्नमेंट, जब वीपी सिंह हुआ करते थे, लीड किया करते थे कंट्री को, तो उनके टाइम पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया गया था, जैसे कमिटीज बनाया गया था। कमिटीज में क्या थे? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, वो पास किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी कोएलिशन गवर्नमेंट ही था। तो ऐसे में क्या होता है? इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होता है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब कोई छूट ना जाए, हर किसी का बात जो है, हर किसी का अपना थॉट जो है, हर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का व्यू पॉइंट जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का, वो यहाँ पे शामिल हो जाता है। दीज मैकेनिज्म कंटिन्यू ड्यूरिंग द यूपीए एरा, यूपीए एरा में भी ये चलता रहा। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कोएलिशन गवर्नेंस, कोएलिशन गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो कोएलिशन गवर्नमेंट कब से कब तक माना जाता है? 1989 से लेकर के 2014 तक मोस्टली जो गवर्नमेंट चलता रहा वो कोएलिशन ही चलता रहा। 2014 से 2024 तक ऐसा नहीं रहा। श्री नरेंद्र मोदी अकेले ही बीजेपी की ही पार्टी मोस्ट डोमिनेंट रूप से रूल करती रही। वापस से कोएलिशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, बट इस टाइम पे कोएलिशन गवर्नमेंट गवर्नेंस एक तरह से इंस्टीट्यूशन के रूप में शामिल हो गया था, लोगों को आदत पड़ गई थी, और एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया गया था जिसमें कोएलिशन गवर्नेंस से काम किया जा सके। इफेक्टिवनेस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या क्या इफेक्टिवनेस होता है? कोएलिशन गवर्नमेंट हैव ऑफर्ड ऑफन परफॉर्म्ड बेटर इन इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म, रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में बेटर रहता है, इम्प्लीमेंट इजीली हो जाते हैं क्योंकि डायलॉग्स और कंसेंसस बिल्डिंग होता है। इन कंट्रास्ट सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है मेड यूनिलेटरल डिसीजन। फार्म लॉ को ही ले लो, फार्म लॉ क्या इम्प्लीमेंट हो पाया? नहीं हो पाया। कोएलिशन गवर्नमेंट वाले हो पाते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी मल्टी पार्टी का स्टेक हो जाता है। पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइवर्स वॉइसेस, पॉलिसी स्टेबल रहती है क्योंकि बहुत सारा उसमें डाइवर्स ओपिनियन आ गया, तो जो भी पॉलिसी बनेगा स्टेबल रहेगा। गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो भी पॉलिसी वो क्या होती है? कंटिन्यू होती रहती है, और डाइवर्स वॉइसेस जो है उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ये कोएलिशन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा फीचर है। डायरेक्टली आपको GS2 में, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस साल भी पूछा जा सकता है। चैलेंजेस एंड स्टॉलिंग ऑफ रिफॉर्म,
Coalition can face challenges and delays in reform implementation due to ideological differences and the need for consensus. Coalition से क्या होगा? Coalition can face challenges. Coalition challenges face कर सकता है, रिफॉर्म्स में डिले हो सकता है ना? हम बात कर रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कोalition गवर्नमेंट के। तो कई बार डिले हो जाता है, डिले हो जाता है कि लोगों के आपस में कंसेंसस नहीं बन रहा है, अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, अलग अलग आइडियोलॉजीज है, तो कंसेंसस बनने में टाइम लग जाता है, कंसेंसस मतलब सहमति बनने में टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल द जनता पार्टी गवर्नमेंट हैड अ प्रो पुअर प्रो लेबर स्टैंस but also advanced industrial de-licensing and increased agricultural subsidies leading to a fiscal deficit and recession। जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी इंडिया में इंदिरा गांधी के हारने के बाद, तो वहां पे क्या हुआ था, प्रो पुअर काम किया जा रहा था, प्रो लेबर काम किया जा रहा था, बट साथ साथ में इंडस्ट्रीज का डी लाइसेंसिंग भी होना शुरू हुआ था और एग्रीकल्चर सब्सिडी भी बढ़ना शुरू हुआ था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट और रिसेशन आना शुरू हो गया था और ग्लोबल रिसेशन की वजह से भी ये चीजें फ्यूएल हो रही थी। तो ये सब क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं कि आप सब किसी को खुश करना चाहते हो, प्रो पुअर प्रो लेबर काम भी कर रहे हो, प्रो इंडस्ट्रीज भी कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो मेन इकोनॉमिक चीजें हैं, इकोनॉमिक बैलेंस है, वो बिगड़ने लग जाता है। राजीव गांधी मेजोरिटी गवर्नमेंट फेस्ड इंटरनल चेक्स एंड दैट हॉल्टेड इट्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एजेंडा। राजीव गांधी की गवर्नमेंट में क्या था, मेजोरिटी गवर्नमेंट में इंटरनल चेक्स था पार्टी के अंदर विद इन, हाईलाइटिंग द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आर नॉट इम्यून टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ये हाईलाइट करता है कि सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट जो होता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इम्यून नहीं है, तभी तो बाद में जाके 1991 में लिबरलाइजेशन किया गया, एलपीजी रिफॉर्म किया गया। Decision making process and policy outcome. The process of involving multiple stakeholder in decision making enhances the likelihood of stable and sustainable policies। तो policies stable भी बनेंगी और policies sustainable भी बनेंगी। The quality of decision making process is crucial for the success of policies। decision making कितना अच्छा हो रहा है policies के success के लिए ये crucial है, सिर्फ outcome के लिए crucial नहीं है। स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस अंडर कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट का शेयर होता है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का, देखो जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, कुछ टैक्सेस किसके पास जाते हैं, स्टेट के पास, कुछ टैक्सेस किसके पास जाते हैं, डायरेक्टली सेंटर के पास। फॉर एग्जांपल सेंटर के पास क्या क्या टैक्सेस जाते हैं, इनकम टैक्स किसके पास जाता है, सेंटर के पास। कॉर्पोरेशन टैक्स किसके पास जाता है, सेंटर के पास। तो सेंटर के पास जो टैक्स जाता है वो डिविजिबल पूल बनता है, पूल मतलब इकट्ठा होता है चीजें, वहां पे पैसे इकट्ठा होते हैं, वो टैक्सेस से बंटवारा होता है, वो बंटवारे में स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है। तो ये बंटवारे का काम कौन करता है, ये बंटवारे का काम फाइनेंस कमीशन करता है, पोटेंशियली लीडिंग टू इंक्रीज शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे यहाँ पे प्रेशर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा स्टेट पार्टीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो है वो थोड़ी ज्यादा रहे। फॉर एग्जांपल सेस है, सर चार्ज है, सेस और सरचार्ज कलेक्ट होता है, सेंटर के पास जाता है, बट वो डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं बनता है ना। तो कोएलिशन गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सेस और सरचार्ज थोड़ा कम रहे, मेन टैक्सेस का कलेक्शन ज्यादा रहे। डिस्पाइट इनिशियल प्लेजेस फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। श्री नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 10 साल से, उन्होंने इनिशियल टाइम पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बहुत बातें करी थी, डिसेंट्रलाइजेशन भी किया था, बट धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग होने लगा और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा पीछे जाने लगा, है ना। तो हायर सेंटर रेवेन्यू शेयर ड्यू टू स्पेशल सेस, सेस बढ़ने लगे, सेस, वो सेस जो होते हैं वो किसके पास जाते हैं, वो डायरेक्टली सेंटर के पास जाते हैं और उसमें स्टेट का कोई हिस्सा नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया, नीति आयोग को लेके लाया गया। नीति आयोग एक टेक्नोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। रिड्यूस द स्पेस फॉर नेगोशिएशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर स्टेट के बीच में फिजिकल नेगोशिएशन, पैसे रुपए का नेगोशिएशन और ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि नीति आयोग फिजिकल मैटर में इतना उसका रोल नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी, द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट is influenced by economic performance, regional disparities, and vertical imbalances. The GST implementation process, despite prolonged negotiation, did not fully accommodate the concerns of all states। फुल्ली ऑल स्टेट्स का कंसर्न को जीएसटी ने एकोमोडेट नहीं किया है, लीडिंग टू ए रेवेन्यू डिक्लाइन। बहुत सारे स्टेट में रेवेन्यू क्या हुई, डिक्लाइन हुई, है ना। ड्यू टू सम स्टेट ड्यू टू चेंज इन टैक्स ब्रैकेट, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट वगैरह में काफी चेंजेस हुआ। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक विजन ऑफ एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट।
जो अभी एनडीए गवर्नमेंट बनी है 2024 में, सेंटर में जो एनडीए गवर्नमेंट बनी है उसमें जो भी पार्टीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका इकोनॉमिक विजन कैसा रहा है। डिपेंडेंस ऑन एलाइज एंड मिनिस्ट्री कंट्रोल, द बीजेपी रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम इट्स एलाइज टीडीपी जेडीयू टू मेंटेन अ मेजोरिटी दो इट रिमेन्स कंट्रोल ओवर की मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो ये चीजें तो हमें समझ में आ रही है। इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है एलाइज का, फॉर एग्जांपल टीडीपी के कैसा है। टीडीपी के जो हेड हैं वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू नायडू हैं। हैव हिस्टोरिकली सपोर्टेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इन्होंने हिस्टोरिकली सपोर्ट किया है। देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द नेसेसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म अमॉन्ग कोएलिशन पार्टनर, कोएलिशन पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या किया है, नेसेसिएट किया है। Distribution of power and decision making style. Differences may arise more from the distribution of power and decision making process rather than from economic policy conflict. Differences कहाँ arise होते हैं, distribution of power से और decision making के process से। The pace and mechanism of decision making could impact the implementation of economic reform. जो pace है और mechanism है decision making का वो economic reform को impact कर सकता है। कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या क्या कंसेंसस है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कुछ वैसा नहीं है खासकर जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज को करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में रिफॉर्म करना है। वेरिएशंस आर एक्सपेक्टेड इन हाउ क्विकली डिसीजंस आर मेड एंड द कोलैबोरेटिव प्रोसेस इम्प्लॉयड। ऑब्वियसली अलग अलग पार्टी जो है कोएलिशन में उनका अलग अलग वेरिएशन होगा और उसको क्विकली डिसीजन मेकिंग को लाना पड़ेगा। फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम 2024 से 2029 की बात करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म विल हिंज ऑन द डिसीजन मेकिंग अप्रोच एंड मैकेनिज्म adopted by the coalition. Monitoring these aspects will provide insight into whether reform will face delays or proceed smoothly. मॉनिटर करना बार बार ये चीज को दिखाएगा, इंसाइट देगा कि रिफॉर्म्स में डिले आएगा, रिफॉर्म्स में डिले आएगा तो पॉलिसी पैरालिसिस जैसा टाइम आ जाता है, या जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो स्मूथली चलेंगे, ये क्या बताएगा, वक्त बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बात करता है डेथ सेंटेंस की, डेथ पेनाल्टी की बात करता है और प्रेसिडेंट के मर्सी पावर की बात करता है। ये हम यूज ले सकते हैं जीएस2 में, और इसके जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली हमें कहाँ पे हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। बात हो रही है 2000 में टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, रेड फोर्ट पे हुआ था, उसकी बात हो रही है। उस रेड फोर्ट पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें जो भी अक्यूज है मोहम्मद आरिफ, उसको क्या दिया गया है, उसको डेथ पेनाल्टी दिया गया है। डेथ पेनाल्टी को लेके वो कहाँ गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास, और उसका डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड जो भी पिटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है ना। तो ये है पूरा बैकग्राउंड ऑफ द केस। अब इसके बारे में हम जो मेन पढ़ने वाली चीजें हैं वो समझते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था 1980 में सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेथ पेनाल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है, बट डेथ पेनाल्टी वही नहीं दे देना चाहिए। डेथ पेनाल्टी को देने के लिए स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लगाया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। डेथ पेनाल्टी शुड ओनली बी इम्पोज ऑन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। डेथ पेनाल्टी कब इम्पोज होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, when all alternative options are unequivocally foreclosed, जब बाकी जो options हैं वो foreclose हो जाए, and mitigating circumstances have been thoroughly considered, और जो भी circumstance possible हो सकता है उस सबको consider किया जाने के बाद ही rarest of rare case में ही क्या देना चाहिए, death penalty देना चाहिए। The standard has been reaffirmed in subsequent सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बाद में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए और सेम स्टैंडर्ड को रीअफर्म बार बार किया गया, इंश्योरिंग अ जुडिशियस अप्रोच टू कैपिटल पनिशमेंट। डेथ पेनाल्टी को क्या माना जाता है, कैपिटल पनिशमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट में एक जुडिशियस अप्रोच चाहिए, एक बैलेंसिंग चाहिए कि चलो डेथ पेनाल्टी तो है, बट वो डेथ पेनाल्टी क्या हमेशा मिलता रहेगा, एज अ नॉर्म मिलता रहेगा, नहीं, एज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही क्या मिलेगा, डेथ पेनाल्टी मिलेगा। अब इससे रिलेटेड लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ कमीशन ने 2015 में अपना रिपोर्ट दिया था, 262nd लॉ कमीशन ने दिया था, अबोलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी फॉर ऑल क्राइम्स एक्सेप्ट टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस। टेररिज्म को छोड़ के बाकी सब क्राइम के लिए डेथ पेनाल्टी को हटा दिया जाए। एंड एक्ट्स ऑफ वॉर एडवोकेटिंग फॉर मोर लिमिटेड यूज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। टेररिज्म और एक्ट ऑफ वॉर को छोड़ के बाकी चीजों के लिए डेथ पेनाल्टी को हटा देने की बात किसने करी थी, ये करी थी आपका लॉ कमीशन ने। प्रेसिडेंट मर्सी पावर,
अब हम बात करते हैं कि पेनाल्टी से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास क्या क्या मर्सी पावर होता है। अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट होल्ड द पावर टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट क्या ग्रांट कर सकता है? पार्डन, माफी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। कम्यूट मतलब चेंज कर सकता है ना, डेथ पेनाल्टी को किसी और फॉर्म ऑफ पेनाल्टी में चेंज कर सकता है। दिस अथॉरिटी एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। देखो, जस्टिस का मतलब क्या है? अगर किसी को डेथ पेनाल्टी मिला तो बेस्ड ऑन एविडेंस मिला होगा, बट एविडेंस में भी फैलेसी हो जाती है। 100% कितना एविडेंस एक्यूरेट है जरूरी नहीं है। तो एक जस्टिस जो है उसका मिसकैरेज नहीं हो, इसके लिए एक सेफ गार्ड बनाया गया है, पावर दिया गया है। किसको? प्रेसिडेंट को दिया गया। बट प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली ये पावर नहीं है। प्रेसिडेंट ये पावर एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही प्रेसिडेंट ये पार्डनिंग पावर यूज कर पाता है। द लॉ कमीशन रिपोर्ट हाईलाइट द केसेस डीम्ड अनफिट फॉर मर्सी आर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर कैपिटल पनिशमेंट। लॉ कमीशन का रिपोर्ट ये भी कहता है कि जिस पिटीशन में मर्सी नहीं मिला, प्रेसिडेंट ने मर्सी नहीं दिया, वो एकदम फिट बनता है कैपिटल पनिशमेंट के लिए। अब लीगल प्रोसीडिंग क्या है? मोहम्मद आरिफ का अभी जो केस चल रहा है, कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट रिजेक्शन ऑफ हिज मर्सी पिटीशन इन कोर्ट। मर्सी पिटीशन को जो रिजेक्ट कर दिया गया उसको भी कोर्ट में वो चैलेंज कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज आउटलाइंड प्रोसीजरल गाइडलाइन। प्रोसीजरल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट बताता है, emphasizing that president decision must be based on the advice of council of minister। प्रेसिडेंट का डिसीजन कैसे होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही बेस्ड होना चाहिए। ये प्रोसीजरल गाइडलाइन है, इसके बेसिस पे चैलेंज हो सकता है। चैलेंजेस कैन बी बेस्ड ऑन ग्राउंड सच एज नॉन कंसिडरेशन ऑफ रेलेवेंट मटेरियल। रेलेवेंट मटेरियल कंसीडर नहीं किया गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ, लैक ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ। इन सब ग्राउंड के बेसिस पे एक मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट हुआ है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स एंड कोर्ट एक्शन। कभी क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट हैज प्रीवियसली कम्यूटेड डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट किया है, मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट में चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह। ड्यू टू इनऑर्डिनेट डिलेज, बहुत ज्यादा डिले होने की वजह से मर्सी पिटीशन हो रहा है बट बहुत ज्यादा डिले हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है एंड गुरमीत सिंह केस है, वेयर प्रोलॉन्ग डिलेज इन्फ्लुएंस द कोर्ट डिसीजन। कोर्ट ने सोचा कि मर्सी पिटीशन में बहुत डिले लग रहा है तो इसको कम्यूट कर दो। In April 2023, Supreme Court upheld the Bombay High Court decision to commute the death sentence of two individuals due to excessive delay in deciding their mercy petition। एक्सेसिव डिले हो रहा था मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया? एक तरह से अपहेल्ड कर दिया है ना, टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस को क्या कर देना है? कम्यूट कर देना है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की तरफ। देखो, कुवैत में आग लगी, और आग लगी तो मरने वाले कौन है? मरने वाले इंडियन इमिग्रेंट है, इंडियन माइग्रेंट है, सॉरी। इंडियन माइग्रेंट जो कुवैत में रह रहे हैं, जो एज ए लेबरर काम कर रहे हैं, एज ए ब्लू कॉलर वर्कर काम कर रहे हैं, उनका डेथ हुआ। ये कुवैत में ये पहली घटना नहीं है, या फिर गल्फ कंट्रीज में यह पहला इंसिडेंस नहीं है। बात करते हैं सिलेबस में ये कहाँ हेल्प करेगा। जीएस पेपर 2 में आप पढ़ते हो इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब जो इंडियन लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स हो गए हैं, चाहे वो टेम्पोरली हुए हैं चाहे परमानेंटली हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायस्पोरा बोलते हैं। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो इंडिया से किसी और कंट्री में गए हैं, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्री में बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर आपको मिलेंगे, तो उनसे रिलेटेड ये एक ट्रेजेडी को बयां करता है, और ये सिर्फ एक इंसिडेंस की बात नहीं करता। The article discusses the tragic fire in Kuwait that killed over 45 Indian migrant workers on June 13, 2024. It highlights the recurring issue of poor safety standard. Poor safety standard जो है वो recurring है। Overcrowded living condition उनके लिए होता है, systematic neglect होता है migrant राइट्स का, सिस्टमिक निग्लेक्ट इन गल्फ कंट्रीज। कहाँ पे? गल्फ कंट्रीज में। डेथ ऑफ 45 इंडियन वर्कर इन अ फायर इन कुवैत, है ना। तो ये एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट, एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम को बयां करता है। लेबर कैंप इन्वॉल्व्ड वाज रिपोर्टेड टू बी ओवरक्राउडेड। जो लेबर कैंप था वो क्या था? ओवरक्राउडेड था। वहां एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, वहां पे कोई फायर एग्जिट्स नहीं था या इनएडिक्वेट था, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या थे? लैकिंग थे। तो ये सब वजह था डेथ का, कि ऐसा ओवर क्राउडिंग प्लेस उनको क्यों दिया जा रहा है
जब वो कुछ लेबर का एक्टिविटी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स हुआ और गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है। कुवैती गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन, हर इंसिडेंट के बाद हर जगह गवर्नमेंट्स क्या लॉन्च करती हैं, इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ भी लॉन्च हो चुका है। जो भी अकाउंटेबल होगा उसको शायद अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, गिल्टी ठहराया जाएगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत हैज डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू एड्रेस सिमिलर वायलेशन इन अदर लोकेशन वेयर माइग्रेंट वर्कर आर डेंसली हाउस्ड, जहां माइग्रेंट वर्कर को डेंसली हाउस किया गया है। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैज ट्रेवल टू कुवैत, इंडियाज के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, खासकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो ट्रेवल कर चुके हैं कुवैत टू ओवरसी द रीपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल्स, जो बॉडी डेड रिमेन्स, बॉडी का जो रिमेन्स है उसको रीपैट्रिएट करके वापस इंडिया लिया जाए, मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए जो लोग इंजर्ड है उन लोगों को, क्योंकि जो लोग मरे वो तो मरे ही, बहुत सारे लोग वहां पे इंजर्ड भी हैं। अप्रोक्सीमेटली 8.8 मिलियन इंडियंस reside and work in the Gulf region। 8.8 बोल लो, 9 बोल लो, 10 बोल लो, ये डेटा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। यू कैन यूज दिस डेटा। वो लोग वहां काम करते रहते हैं और काम करके क्या करते हैं, रेमिटेंसेज, पैसे जो होते हैं वो इंडिया में अपनी फैमिलीज को वापस भेजते हैं। इन कुवैत इंडियन वर्कर प्ले क्रूशियल रोल्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन में बहुत हेवली, है ना। जब ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था उधर कतर में, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क काफी हो रहा था, फुटबॉल स्टेडियम वगैरह से रिलेटेड। फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक सर्विस एंड फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी का भी काम करते हैं, डोमेस्टिक सर्विस का भी काम करते हैं, फैक्ट्रीज में बहुत काम करता है। इनका ये बहुत वल्नरेबल है और कई बार इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। गल्फ कंट्रीज में एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है काफला सिस्टम। काफला सिस्टम में क्या होता है कि एक माइग्रेंट वर्कर, एक वर्कर इंडिया से या किसी और कंट्री से जाता है, इन गल्फ कंट्रीज में जाता है, उसका पासपोर्ट छीन करके रख लिया जाता है, उसका पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ही कर लेते हैं कि नहीं अब तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया, अब तुम वापस इंडिया या अपनी किसी और जो भी कंट्री से आए हो वहां पे जा नहीं पाओगे, अनलेस द कंट्रैक्टर्स चाहे, जब तक वो नहीं चाहता तब तक जा नहीं पाओगे। ये काफी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम बन गया है। फियर ऑफ जॉब लॉस और डिपोर्टेशन ऑफन प्रिवेंट्स माइग्रेंट फ्रॉम एडवोकेटिंग फॉर बेटर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। माइग्रेंट क्यों नहीं बोलते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा अगेंस्ट में तो मेरा जॉब चला जाएगा, लिविंग कंडीशन के बारे में अगर ऐसा बोलूंगा तो उनको वापस से भेज दिया जाएगा इंडिया। क्या क्या पॉलिसी एफर्ट और लेजिस्लेटिव चेंजेस लिया जा रहा है। इंडिया है साइंड एमओयूज, इंडिया एमओयू साइन कर रहा है गल्फ कंट्रीज से टू स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। जो भी ब्लू कॉलर वर्कर है उनका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, लीगल प्रोटेक्शन को और ज्यादा एनहेंस किया जाए। हाउ एवर लीगल रिड्रेस रिमर कम्बरसम, लीगल रिड्रेस जो है वो कम्बरसम ही है, एक्सपेंसिव है, एग्जाजरवेटेड बाई ए लैक ऑफ लीगल असिस्टेंस है, लीगल असिस्टेंस कम है, एंड इंटरप्रेटर्स अब्रॉड। The outdated Immigration Act in India underscores the need for updated legislation। जो आउटडेटेड इमिग्रेशन एक्ट है इंडिया में वो अंडरस्कोर करता है कि उसको अपडेट किया जाना चाहिए, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर को और ज्यादा क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। परसिस्टेंस इशू देखा गया है, कतर की बात जैसे हम कर रहे थे, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा था तो वहां भी काफी हार्श वर्किंग एनवायरनमेंट था, बहुत सारे डेथ्स जो हैं, जो इंडियन लेबर से या बांग्लादेश से जो लेबर गए थे वहां भी हुआ था। दुबई एक्सपो में भी ऐसी चीजें देखने के लिए मिली थी। Amid the COVID-19 pandemic, Saudi Arabia's Ministry of Health reported the migrants comprise 70% of those testing positive। Migrants लोग ज्यादा कोविड का सफर कर रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह पे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड डॉर्मेटरीज में और ऐसे क्राउडेड लिविंग स्पेसेस में रहते हैं। रिपीटेड क्राइसिस एंड सिस्टमेटिक इंडिफरेंस, क्राइसिस ये है, रिपीटेड है, और इनडिफरेंस मतलब जो उनके साथ भेदभाव है वो क्या है, वो भी सिस्टमेटिक बन गया है, वो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बन गया है। डिस्पाइट स्पोराडिक मीडिया अटेंशन, मीडिया अटेंशन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, स्पोराडिक है, एपिसोडिक है। ड्यूरिंग क्राइसिस सस्टेन्ड एक्शन एंड पॉलिसी रिफॉर्म आर लैकिंग, पॉलिसी रिफॉर्म नहीं हो रहा जिससे कि फेलियर्स होते जा रहे हैं। अर्जेंट नीड है इफेक्टिव पॉलिसीज का। केरला माइग्रेशन सर्वे ये बोलता है कि उनका गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में जो कि लोग जाते हैं वहां से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जाते हैं, उनका वर्किंग कंडीशन काफी क्या है, हजार्डस है। लिमिटेड राइट एंड एब्सेंस ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी ऑप्शंस इन गल्फ कंट्री एक्सपोज माइग्रेंट टू एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिस। अब लेबर प्रैक्टिस एक्सप्लॉयटेटिव क्यों है, क्योंकि वहां पे राइट्स जो हैं वो कम है
और परमानेंट रेजिडेंस उनका नहीं है। इसके वजह से वहाँ लेबर प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, जो कतर में भी देखा गया था। चैलेंजेस एंड लैक ऑफ डेटा। चैलेंजेस क्या है? क्रिटिकल चैलेंजेस इंक्लूड इनसफिशिएंट डेटा। डेटा चाहिए कि जितने माइग्रेंट गए वो किस कंट्री से गए और कहाँ गए। डेटा को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है, और डेटा को स्ट्रीमलाइन करके उसके बेसिस पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। स्टैब्लिशिंग अ नेशनल लेवल माइग्रेशन डेटाबेस। नेशनल लेवल माइग्रेशन डेटाबेस बनाया जाए इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड migrant conditions and trend. Humanizing migration and policy imperative. Beyond economic contribution through remittances, migrants' life and welfare must be prioritized over simplistic perception. Despite MOU with GCC countries on migration, India's potential as a leading migrant sending nation require enhanced effort. इंडिया को एफर्ट और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेंट वेलबींग की तरफ देखने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इवेंट होते रहते हैं। इंडिया को सेफ माइग्रेशन प्रैक्टिसेस प्रमोट करने की ज़रूरत है, एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स माइग्रेंट वर्कफोर्स वर्ल्ड वाइड। और जो भी माइग्रेंट वर्कफोर्स वर्ल्ड वाइड है उसको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू। जय हिंद।